और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पे बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी की गई, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 1000 के पार पहुंच गया। रात 12 बजे आश्रम और मदर डेयरी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज हुआ। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 881, द्वारका में 896 दर्ज किया गया। दिल्ली नहीं एनसीआर में भी बेहद हवा खराब है। हालांकि एनजीटी ने कहा था कि दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं बजाने हैं, लेकिन किसी ने इस गाइडलाइन का आदेश का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो गया है। कई इलाकों में 1000 क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब है कि हवा बेहद खराब है, जिससे लोगों को दमा, अस्थमा और सांस लेने की दिक्कत होगी। और दिवाली के बाद दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया। क्या है इंडिया गेट के पास प्रदूषण के हालात, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सब्यसाची। इंडेक्स लगातार गंभीर स्थिति में बना हुआ है और इस समय मैं इंडिया गेट पे खड़ा हूं और सुबह से बेहद स्मॉग छाया हुआ है। जैसे आप पूरी ओर देख सकते हैं कि एक धुंध छाई हुई है, धुंध की चादर छाई हुई है पूरे देश की राजधानी दिल्ली में। और मेरे ठीक सामने है, मेरे कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नजारा आपको दिखाए कि ये सामने से राष्ट्रपति भवन नॉर्मल दिनों में यहां से दिखाई देता है, बट क्योंकि इतना स्मॉग है इसलिए राष्ट्रपति भवन एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। और आज सुबह से जो स्मॉग की मात्रा है वो काफी ज्यादा है। हालांकि पॉल्यूशन लेवल लगातार वेरी पुअर और सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है। हालांकि जो मौसम विभाग है उनका कहना है कि जो वेस्टर्न घाट से हवाएं चलने वाली है, जिसके बाद थोड़ा सा हालात देश की राजधानी दिल्ली में बेहतर हो सकता है, थोड़ा पॉल्यूशन कम हो सकता है, क्योंकि हवा की जो गति है वो बढ़ेगी और बारिश होने की संभावना है। अगर तेज बारिश होती है तो बारिश अपने साथ कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी हटा देगी, तो काफी लोगों को, जो देश की राजधानी के लोग हैं, उनको राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन अंकित रिठानी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। दिवाली के बाद गाजियाबाद में प्रदूषण का क्या हाल है, बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये एनसीआर का नजारा है, दिवाली की अगली सुबह का नजारा है। मैं गाजियाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हूं। ये नजारा दिखाने का मकसद क्या था वो आप समझ गए होंगे। पटाखे जो हैं वो बीती रात काफी ज्यादा चले हैं। एनजीटी की रोक के बावजूद इतनी आतिशबाजी हुई कि जो प्रदूषण का स्तर है वो गाजियाबाद में अपने सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया पिछले एक हफ्ते के मुकाबले। 497 एक्यूआई है। तस्वीर आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी वहां तक ये पटाखों की गंदगी आपको रोड पर नजर आएगी। हालांकि तमाम इलाकों में इसी तरह के पटाखे जो हैं वो जलाए गई। कई जगहों पर सफाई भी सुबह के समय प्रशासन ने करवाई, उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना जो सफाई कर्मी है उनको करना पड़ा। और कई जगहों पर देखिए अभी तक ये सफाई नहीं हो पाई है और पटाखों की ये गंदगी पूरी तरह से रोड पर फैली हुई है। सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है वो इस तरह के अनार आदि से होता है। जब ये जलते हैं तो ये काफी ज्यादा धुआं छोड़ते हैं। इसके अलावा क्योंकि जो पटाखों की लड़ियां हैं जब वो जलाई जाती हैं तो उनसे भी काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। तो ऊपर देखिए आसमान का नजारा, धुंधलापन जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। हमने आपको ये भी बताया कि कुछ इलाकों में लोगों ने जिम्मेदारी समझी और दिए और रोशनी का त्योहार मनाया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने जब जिम्मेदारी नहीं समझी और पटाखे जलाए और उसकी वजह से जो ये पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, नतीजा उसका ये है कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और एनजीटी की गाइडलाइन के बावजूद भी लोगों ने उस नियम को पालन नहीं किया। कल दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी हुई दिल्ली और एनसीआर में। सीधे चलते हैं गाजियाबाद, जहां हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जतिन, एनजीटी ने गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि पटाखे नहीं फोड़ने हैं। प्रशासन को भी यह हिदायत दी गई थी कि पुलिस भी लगातार कॉम्बिंग कर रही थी कि जो लोग पटाखे जलाते दिखाए उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसका पालन हुआ नहीं है। गाजियाबाद में फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरह का है, वहां किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं लोगों को? देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले बता देता हूँ 487 है, जो पिछले एक हफ्ते में सर्वाधिक है। अब तस्वीरें भी दिखा देता हूँ साथ में। जो पटाखे जलाए गए, एनजीटी के आदेश की जहां तक बात है तो लोगों ने उस आदेश को नहीं माना। प्रशासन ने सख्ती की, तमाम इलाकों में कॉम्बिंग की जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से पटाखे जलते रहे। और यह भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पटाखे जले हैं तो वो बिके भी जरूर होंगे। चोरी छुपे कई जगहों से बिकने की खबर है। आप देखिए आसमान, देखिए जहां तक नजर जाएगी
आपको धुंधलापन नजर आएगा। और जो मैंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 487 है, ये सर्वाधिक है पिछले एक हफ्ते में। हम लगातार क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हैं, रोजाना उसे एनालिसिस कर रहे हैं, हमने देखा कि वो 400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था एक हफ्ते में, लेकिन पहले से अंदेशा था कि अगर पटाखे जलेंगे तो ये बढ़ेगा। और जब हमारी सुबह डॉक्टर से भी बात हुई तो उनका कहना है कि इस स्थिति में नतीजा ये है, बुरा असर ये है, नेगेटिव असर ये है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अगर इस स्थिति में बाहर निकलते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा ये खतरनाक होगा। हालांकि तमाम लोगों के लिए खतरनाक होगा और खासकर उन लोगों के लिए भी खतरनाक होगा जो किसी जी। जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन प्रशासन की भूल भी इसमें दिखाई दे रही है जिसकी वजह से पटाखे बिके और वो जलाए भी गए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कल से मंदिर खुलेंगे क्योंकि पीछे काफी वक्त से इस बात का विरोध हो रहा था और उद्धव प्रशासन ने इस बात का ऐलान किया है कि अब मंदिर खोल दिए जाएंगे और स्कूल खोलने की बात भी चल रही है, इस पर भी जल्दी फैसला आ सकता है। और लगातार विरोध हो रहा था, बीजेपी और तमाम अन्य दल विरोध इस बात का कर रहे थे अगर महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट और बार खुल सकते हैं तो मंदिर खोलने में उद्धव सरकार को क्या परेशानी पेश आ रही है। लेकिन इस बात में डिले जरूर हुआ, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरह से कल एनजीटी की गाइडलाइन के बावजूद पटाखे बिके हैं दिल्ली एनसीआर के इलाके में और बजाए भी गए, जिसकी वजह से फॉग और स्मॉग बहुत तेजी से बढ़ा है और लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है सांस लेने में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये चलते हैं लखनऊ, जहां पे हमारे साथ खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, दिल्ली एनसीआर की हालत तो बहुत खराब है क्योंकि एनजीटी की गाइडलाइंस के बावजूद यहां पे किसी चीज का फॉलो नहीं किया गया, पटाखे बिके भी और लोगों ने जमकर उसको बजाया भी। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, वहां पे किस तरह के हालात हैं? देखिए, हम लखनऊ की बात करें और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 के पार हो चुकी है। ये बताता है कि तमाम रोक के बावजूद, तमाम मनाही के बावजूद, तमाम स्टेप्स के बावजूद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पर्यावरण को लखनऊ को। और सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, हम चाहे एनसीआर की बात करें, चाहे छोटे जिलों की बात करें तो वहां पटाखे छोड़े गए थे, जबकि पटाखों प्रतिबंध है कि पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, ना बेचे जाएंगे, लेकिन पटाखे बिके भी। मसलन लखनऊ में जब पटाखे बिकने बंद हो गए तो उन्होंने रुख कर लिया छोटे शहरों तरफ, मसलन कन्नौज तरफ रुख कर लिया या हरदोई तरफ रुख कर लिया, जो सटे हुए इलाके थे लखनऊ से, उन्होंने बाराबंकी तरफ रुख कर लिया और रास्ते में उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन भी खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, स्मॉग बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कल से खोलेंगे धार्मिक स्थल, हालांकि इस बात को लेकर लगातार विरोध हो रहा था। उद्धव सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब मंदिर भी खुलेंगे लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना बेहद जरूरी होगा। और इस बात का लगातार विरोध कर रही थी बीजेपी और दूसरी पार्टियां कि अगर महाराष्ट्र में बार और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं तो मंदिर खोलने में किस तरह की दिक्कत है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, मंदिर खोल दिए जाएंगे कल से और कोरोना गाइडलाइन की खास पालन करना होगा। खास हिदायत दी है सरकार ने कि मंदिर खोलेंगे जरूर लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा और स्कूलों को खोलने पर भी उद्धव सरकार जल्द फैसला ले सकती है। शुरू हो चुका है, जहां पर आज मुख्य रूप से लक्ष्मी पूजन के दिन मुंबई के बाजारों का क्या हाल है वो आपको दिखाने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुंबई के दादर के फूल बाजार में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लोगों की संख्या में इस फूल के बाजार में भीड़ है। हालांकि जिस तरह से 2020 में अलग अलग त्योहारों की चमक कोरोना के ने छीन ली थी, वहीं अगर दिवाली की बात की जाए तो दिवाली में कोरोना का असर कुछ बहुत ज्यादा खास होता नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि आप मार्केट में देख सकते हैं, खरीदारों की लगातार भीड़ है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग इस मार्केट में मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ, मास्क का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके चलते मास्क कंपलसरी है। सभी ने मास्क लगाए हैं, खरीदारों ने भी, बेचने वालों ने भी, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे आपको जरूर नजर आ जाएंगे इसी भीड़ में जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिन्हें कि शायद त्योहारों की चमक के बीच में कोरोना का डर खत्म होते नजर आ रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि ये जो दादर का फूल बाजार है ये कई सालों पुराना है, लेकिन अगर आप हाल देखेंगे ब्रिज का तो अभी भी दिवाली की वजह से हल्का ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग प्राइम टाइम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की सुर्खियां। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
बिहार बीजेपी में बड़ी हलचल। एनडीए की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह लेंगे गुपचुप राय। 12:30 बजे होगा सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तान राजनयिक को किया तलब। पाक की कायराना हरकत पर जताया कड़ा विरोध। दिवाली पर एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में देर रात तक हुई आतिशबाजी। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार। एनसीआर में भी हवा खराब। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में सामने आए 7,240 केस। 96 की मौत। अगले हफ्ते केजरीवाल मिल सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह से। बीजेपी में बड़ी हलचल। एनडीए की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह लेंगे गुपचुप राय। 12:30 बजे होगा सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। पाक के कायराना हरकत पर जताया कड़ा विरोध। दिवाली पर एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में देर रात तक हुई आतिशबाजी। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार। एनसीआर में भी हवा बेहद खराब। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में सामने आए 7,240 केस। 96 की मौत। अगले हफ्ते केजरीवाल कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 8 महीने के बाद सोमवार से महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने किया ऐलान। कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। स्कूलों को खोलने पर भी जल्द आ सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। गुलमर्ग और सोनभद्र में छाई बर्फ की सफेद चादर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस खास शो में भारतीय शूरवीरों के साहस और पराक्रम की वो शौर्य गाथा दिखाने जा रहे हैं जब भारत ने अपनी ही आवाम पर कहर ढा रहे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में चीर दिया था। दुनिया का नक्शा बदलने वाला ये वो युद्ध था जो पाकिस्तान के सीने में आज भी नासूर बनकर चुभ रहा है। आज भारत को गीदड़ भभकी दे रहे पाकिस्तान ने इस युद्ध में महज 17 दिनों में घुटने टेक दिए थे। ये भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा है। ये वीरता के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई दुनिया की सबसे घातक जंग की गाथा है। ये भारत के बहादुर फौजियों के साहस और पाकिस्तानी फौजियों की कायरता का जीता जागता प्रमाण है। ये युद्ध गवाह है। भारतीय फौज अपने फौलादी हौसलों से किसी भी जंग का रुख बदल देने की ताकत रखती है।
दरअसल ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही जगहों पर दुनिया के मानचित्र पर मौजूद था। लेकिन सबसे खास बात यह कि नफरत की बुनियाद पर जन्मे इस मुल्क के खास तौर पर अपने पूर्वी हिस्से के बंगालियों को अब से अपने से कमतर मानते थे। इस बीच जब तक तानाशाही हुकूमत झेल रहा पाकिस्तान पहली बार इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव का साक्षी बना। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 170 में 167 सीटें हासिल कर ली और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट की 138 में से सिर्फ 81। मतलब पाकिस्तानी आवाम का पैगाम साफ था, सत्ता का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने लिबरेशन का यानी कि अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। उनकी आजादी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा और वहां पे जो उन्होंने अत्याचार किए, जो अन्याय किए, जो बलात्कार किए, उसका रिजल्ट ये रहा कि करीब 3 लाख से कहा जाता है कि 30 लाख तक के लोगों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तब ये करीब डिसीजन ले लिया गया था कि हाँ, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग जल उठी और इसे कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना किया गया। युद्ध का शंखनाद बजे अभी सिर्फ एक ही दिन बीता था और पूर्वी पाकिस्तान भारत के लिए जंग का सबसे अहम इम्तिहान था। जनरल नियाजी इस बात को बेहतर तरीके से जानता था, इसलिए उसने हर खतरे से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन भारतीय फौज लगातार हर मोर्चे पर फतेह करते हुए आगे बढ़ने लगी। आरंभ प्रचंड था, अंजाम क्या होता इसकी कसौटी पूर्वी पाकिस्तान में ही कसी जानी थी। इसलिए बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां डेरा जमा लिया। जनरल नियाजी ने रणनीति के लिहाज से बेहद अहम पूर्वी पाकिस्तान की पूरी तरह किलेबंदी कर दी, लेकिन तमाम शहरों को किले में तब्दील करने वाले नियाजी ने ढाका को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ढाका तक भारतीय फौज पहुंच सकती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। पर भारतीय फौज लगातार कई मोर्चों पर फतेह दर्ज करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तब मदद की गुहार लेकर पाकिस्तान अमेरिका की शरण में पहुंचा। भारतीय सेना की आक्रामक कार्रवाई से घबराए तो उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भी थे। इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान में शतरंज की एक ऐसी चाल चली जिससे भारतीय सेना अपने कदम पीछे खींच ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 15 एयर स्टेशंस के ऊपर हमला कर दिया। अगर वो ये हमला ना करता तो हम भी लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उसके हमले के बाद मैसिव रिटेलिएशन हुआ क्योंकि तैयारी और प्रशिक्षण पूरा हो चुका था। और उस प्रशिक्षण के पूरे हो जाने के बाद वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में दोनों जगह हिंदुस्तान की तीनों सेनाओं ने मिलकर, ये पहला मौका था जब इंडिया, नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। अब तक की ये लड़ाई जमीनी और आसमानी थी, लेकिन अब रुख समंदर की ओर हो चला था, जहां भारतीय सेना ने समंदर पर पाक पर प्रचंड प्रहार किया, जिसके बाद पाकिस्तानी नौसेना के हौसले ही पस्त हो गए। इस गृहयुद्ध में भारत के दोस्त रूस ने भी दमखम दिखाया, जिसे देखकर ड्रैगन और अमेरिका दोनों के होश फाख्ता हो गए। ये 1971 में 2 गुटों में विभाजित हो चुके मुल्क हैं। एक तरफ पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और श्रीलंका थे, तो दूसरी ओर हिम्मत के बूते रूसी दोस्त के साथ बांग्लादेशियों की ढाल बना भारत खड़ा था।
उस समय अमेरिका के यूएन में दूत थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये प्रस्ताव किया कि युद्ध विराम लगाया जाए और भारतीय सेना वापस लौटे। लेकिन भारत के सबसे पुराने मित्र रूस ये जानता था कि भारत ये युद्ध जरूर जीतेगा। उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको गिरा दिया। अब तक की ये लड़ाई जमीनी और आसमानी थी, लेकिन अब इसका रुख समंदर की ओर था। भारतीय नौसेना ने 10 पाकिस्तानी युद्धपोतों को नष्ट कर दिया। समंदर में शत्रुओं पर विध्वंसकारी प्रहार करने वाले आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तानी सबमरीन को समुद्र के तल में ही डुबो दिया। इसके अलावा 12 तेल टैंकों को भी नेस्तनाबूद कर डाला। हिंदुस्तानी नौसेना के प्रहार से बौखलाई पाकिस्तानी नेवी के अंदर अब लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। तारीख थी 10 दिसंबर 1971। ब्रिटिश आर्मी का लड़ाकू करियर ईगल भारत की समुद्री सीमा में दाखिल हो गया। अंग्रेजों की समंदरी ताकत का लोहा उन दिनों दुनिया में माना जाता था, लेकिन इसी बीच रूस ने जहाजों का एक बेड़ा जिसमें क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दिए। भारत के दोस्त रूस ने दुश्मनों पर घेर कर मिसाइलें तान दी और अपनी घातक सबमरीन को सतह से इतना ऊपर रखा कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट उन्हें देख पाए। नीले समंदर में चल रही इस विनाशकारी हलचल को देखकर अमेरिका भी उल्टा पांव भाग गया। दूसरी ओर ड्रैगन भी रूसी दबदबे के सामने आग उगलने से खामोश रहना बेहतर समझ रहा था। ऐसे में भारत ढाका की मुक्ति के अपने लक्ष्य पर तेजी से आगे बढ़ चला, लेकिन पाकिस्तानी फौज भी बेहद मुस्तैद थी। उसने पूरे शहर की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। चौंकाने वाली कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना ने अपने ही शहर की सड़कों और ब्रिजों को तबाह करना शुरू कर दिया। ये रक्षात्मक रणनीति का बेहद ही घातक तरीका था। ढाका तक सीधे पहुंचना भारतीय शूरवीरों के लिए कतई आसान नहीं था। ऐसे में भारतीय सेना ने ऐसा पैतरा अपनाया जिसे देख विश्व हक्का बक्का रह गया। ढाका पर भारतीय सेना के लिए सीधे धावा बोलना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि ढाका के दक्षिण में मेघना नदी, पश्चिम में मुरी गंगा और पूर्व में बालू नदी थी। ऐसे में भारतीय शूरवीरों ने ऐसा पैंतरा आजमाया जिससे समूचा विश्व हक्का बक्का रह गया। अचानक टंगेल के आसमान में करीब 700 पैरा कमांडो नजर आए। दावा तो यह भी किया जाता है कि इनमें कुछ पुतले भी पैराशूट से उतारे गए थे ताकि पाकिस्तान इसी सवाल में उलझ जाए कि कितने सैनिक उतरे और कहां-कहां उतारे गए। दरअसल में जब हिंदुस्तान की फौज बांग्लादेश में घुसी, यानी कि आज के बांग्लादेश में, उस समय तक वो ईस्ट पाकिस्तान था, जब उसमें घुसी तो वहां पे जो रिफ्यूजी कैंप थे उन रिफ्यूजी कैंप को ट्रेनिंग कैंप बनाया गया और ट्रेनिंग कैंप बना के हमारी फौज भी वहां पे गई और वहां पे 3 दिन के अंदर, केवल 3 दिन के अंदर वहां की पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान। एक तरफ थल सेना ने पाकिस्तानी दुस्साहस का करारा जवाब दिया और दूसरी तरफ वायुसेना के रणबांकुरों ने टारगेट पर कराची के कई अहम ठिकाने आ चुके थे जिन्हें उन्होंने तबाह कर दिया। एक तरफ भारतीय नौसेना और थल सेना ने अपने शौर्य का अद्भुत परिचय दिया, दूसरी ओर आसमान के शत्रु संहारक अब अपनी जांबाजी दिखाने के लिए मैदाने जंग में उतर चुके थे। टारगेट था पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची के ईंधन और हथियार डिपो। इन लोकेशंस को चुन चुनकर जबरदस्त बमबारी से निशाना बनाया गया। जंग का जख्म झेल रहा पाकिस्तान अब माली तौर पर दम तोड़ने लगा था। 1971 के युद्ध में इंडियन नेवी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडियन नेवी ने कराची बंदरगाह के बहुत नजदीक जाकर
आक्रमण किया और कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया। और यही कारण था कि वेस्टर्न पाकिस्तान के ऊपर करीब करीब हिंदुस्तान की मिलिट्री का दबदबा बन चुका था। और ये हुआ इंडियन नेवी की वजह से। इसी इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम के पास जो उनकी एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था गाजी पनडुब्बी, उसको डुबो दिया। तो एक किस्म से करीब करीब पाकिस्तान की नेवी को तो पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था। आनंद फानन में ढाका के सरकारी आवास में गवर्नर ने तमाम आला अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई। तभी वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अचानक बमों से लैस भारतीय वायुवीरों ने घातक 4 लड़ाकू विमानों से उसी इमारत को निशाना बनाया। और ऐसे वक्त में SVVIP इमारत पर बम बरसाए जब गवर्नर के साथ मीटिंग चल ही रही थी। ऐसा आसमानी कार्रवाई में इमारत की मुख्य छत गिर गई। डर से बौखलाए गवर्नर ने बिना देर किए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस हमले से जोश में आए हिंदुस्तानी फौजियों के कदम और भी तेजी से ढाका की ओर बढ़े जा रहे थे और बेबस नियाजी युद्ध विराम के लिए बार बार गिड़गिड़ा रहा था। ऐसे में जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। अगर पाकिस्तान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे तक आत्मसमर्पण करना होगा। तारीख 15 दिसंबर 1971। भारत की तरफ से शाम 5 बजे से अगली सुबह 9 बजे तक युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया गया। पर खामोश बंदूकों के साथ भारतीय फौजी लगातार ढाका की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दोपहर के करीब 1 बजे हिंद के शूरवीर ढाका में दाखिल हो गए और उन्हें देखते ही खुशी और राहत से पूर्वी पाकिस्तान का आवाम झूमने लगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस वक्त भारतीय सैनिकों की तादाद महज 3000 थी, जबकि पाकिस्तानी सैनिक 30,000 थे। उनके पास इतनी गोलियां थी कि 1 महीने तक युद्ध और खींच सकता था। वहीं भारत के पास असलहा भी महज 4 दिन का बाकी था। लेकिन मनोबल में भारत पाकिस्तान से काफी मजबूत था। हमारी फौज पीछे नहीं हटी। समर्पण की सीधी सीधी वजह थी उनकी सप्लाई लाइंस का काट दिए जाना। चूंकि हमने पाकिस्तान की नेवी को एक किस्म से निष्प्राण कर दिया था, एक किस्म से नेस्तनाबूद कर दिया था, लिहाजा अब उनके सप्लाई रूट कट चुके थे और 93,000 सिपाही जो पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान में थे उनके लिए सप्लाई के बगैर जिंदा रहना मुश्किल था। लिहाजा सरेंडर के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी उस समय सीज फायर चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ से जनरल जैकब ने उनको इस बात के लिए मजबूर किया कि उन्हें सरेंडर ही करना पड़ेगा। तारीख 16 दिसंबर सुबह जनरल सैम मानेकशॉ ने पूर्वी मोर्चे पर तैनात जनरल JKR जैकब को फोन मिलाया और आदेश दिया कि वो जनरल नियाजी के पास समर्पण के दस्तावेज लेकर जाएं और उनके दस्तखत लेकर आएं। वक्त ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के पहले इस वक्त की हेडलाइंस प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बिहार बीजेपी में बड़ी हलचल। एनडीए की बैठक से पहले विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह लेंगे गुपचुप राय। 12:30 बजे होगा सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। पाक की कायराना हरकत पर जताया कड़ा विरोध। दिवाली पर एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में देर रात तक हुई आतिशबाजी। गंभीर स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार। एनसीआर में भी हवा बेहद खराब। दिल्ली में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में सामने आए 7,240 केस। 96 की मौत। अगले हफ्ते केजरीवाल कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। 8 महीने के बाद सोमवार से महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने किया ऐलान। कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। स्कूलों को खोलने पर भी जल्द आ सकता है फैसला।
और जम्मू कश्मीर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद, गुलमर्ग और सोनबर्ग में छाई बर्फ की सफेद चादर।